रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी में पीसीआर आएगा और उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूटी में डीएनए सीक्वेंसिंग आएगा। ये तीनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे लिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको जो है आपने पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी पढ़ा होगा। सो अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन करूँ तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल व्हाट द सिविल इंजीनियर्स डू, दे आर इन्वॉल्वड इन construction, they make up the design, they use the tools, and they build something out of the रॉ मटेरियल। अगर हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें, सो दे आर डूइंग द सेम थिंग बट they also need the tools to perform their actions. So when with the discovery of DNA in 1953, उसके बाद जो है things keeps on like moving कि how this DNA structure can be useful and what we can do with this DNA, how we can like repair the things, how we can like multiply the fragments of DNA। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी देर तक कोशिश होती रही। अगर आसान ज़ुबान में कहा जाए तो आप ये कह लीजिए कि डीएनए को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती रही, but success was not around there for the reason कि by that time जो enzymes हैं which can target the DNA, they were not discovered। जब 70s में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई and then it was figured out that there are certain enzymes present in bacteria which can target the DNA at some specific place, then people started working on this particular method। और अगर हम नाम के साथ डिफाइन करें, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, that indicates or defines this method, the technology which is used to combine the DNA molecules from two different sources। This is a simple definition। For example, जो DNA के two different sources हैं, एक सोर्स आप जो है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा सोर्स जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल कोट की जाती है, इंसुलिन जीन को जो है उसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं। सो जो रिजल्टेंट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसमें ह्यूमन डीएनए मौजूद होगा, तो उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ जॉइनिंग टुगेदर of DNA molecules from different organisms। अब organisms की बजाय अगर आप sources भी कह लें then it will work, and inserting it into a host organism। So this is the second part of the definition। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट पार्ट तक है कि आपने दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लिया और उसको जो है वो रिकम्बाइन कर दिया। अब अगर आप इस रिकम्बाइंड डीएनए को मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय यूजिंग अ होस्ट सेल लाइक बैक्टीरिया, आपने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ आपने अगर एक प्लाज्मिड दिया था, it gave you multiple plasmids that has the same sequence। तो इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं, that we have cloned our required gene of interest। So keep in mind one thing, recombinant DNA technology is a different thing and cloning is a different thing। और अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो these are two different steps of one process in which we produce multiple copies of the gene of interest। यहाँ तक बात क्लियर है जी? इंट्रोडक्शन ही अभी मैंने दिया आपको कि व्हाट एक्चुअली दिस टेक्निक इज गोइंग टू डू व्हेन वी यूज इट। ओके। सर न्यूक्लियसेस आपने क्या बताया था कब डिस्कवर हुए थे? 1970 में, 70 सर में नहीं, एग्जांपल 70s में। और सर जी, एग्जांपल में आपने इंसुलिन की और किसकी दी अभी थी? आगे चलेगी, अभी आगे चलते हैं, वो मैंने अभी एक समरी सी दी है। वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल। ठीक है। सो एज आई सेड कि हमें किसी भी जो है रिकॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पेश आती है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज इट इज़ है, इसके लिए दो मेजर टूल्स चाहिए होते हैं। नंबर वन इज़ द एंजाइम विच आर एंडोन्यूक्लियसेस, and in particular when we call them, these are restriction endonucleases। why they are called as restriction endonucleases अभी बात करते हैं। And number two are going to be the
वेक्टर्स। ये दो टूल्स अगर आपके पास हैं तो आप कोई से भी दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिकम्बाइन कर सकते हैं। It can be from plant origin, or it can be from animal origin, or it can be from vertebrate, invertebrate, it can be from eukaryote to prokaryote, prokaryote to यूकेरियोट। अब आगे जो कंडीशंस हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, व्हाट आर दोज कंडीशंस। सो व्हाट आर दी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, व्हाई वी कॉल देम रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आपको याद है हमने कुछ लेक्चर्स में बात की थी एंडोन्यूक्लियसेस के हवाले से या न्यूक्लियसेस के हवाले से, that those enzymes which target the DNA they are called as nucleases, and if they target the DNA from within the DNA molecule। अब within the DNA molecule का मतलब क्या है कि ये अगर लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, वो एंजाइम जो एंड्स के ऊपर एक्ट करेगा दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। वो एंजाइम जो सेंटर में या इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल किसी भी जगह पे जो है वो टारगेट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, उसको हम जो है वो एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोन्यूक्लियस टू फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर मेड विच आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो स्मॉल जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज करते हैं वो फ्रैगमेंट्स नहीं बनाते। यहाँ तक बात क्लियर है जी? Yes, sir. So why we call them as restriction endonuclease? These were called as restriction endonuclease because these enzymes were discovered in 1970s in prokaryotes, bacteria, and scientists were surprised to see that these enzymes can target the viral DNA which enters into the bacterial cell. अब अगर वायरल जीनोम की बात करें, it can be DNA or it can be RNA. एंड इफ अगर आपको कॉन्सेप्ट है उसका बैक्टीरियोफेज का, व्हेन बैक्टीरियोफेज डीएनए और आरएनए एंटर्स into the bacterial cell, then bacterial cell has a defense mechanism, and that defense mechanism is because of these restriction and nucleases. These enzymes could target this invader nucleic acid and restrict the multiplication of this intruder DNA. So that is the reason we call these endonucleases as restriction endonucleases. उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टारगेट कर सकता है डीएनए या आरएनए को, वायरल डीएनए आरएनए को, देन व्हाई डोंट इट टारगेट दी होस्ट सेल बैक्टीरियल डीएनए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द मिथाइलेशन। द बैक्टीरियल डीएनए is methylated, and this methylation protects the DNA from the action of the endonucleases, the indigenous action of the endonucleases, and keeps the bacterial DNA safe from degradation by the restriction endonucleases. So far, अगर हम बात करें, there are 100 different nucleotide sequences which are discovered, which can be targeted by these enzymes, these restriction endonucleases. अब अगर एक और इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए endonucleases की, they are not random in their action, means they cannot go and they cannot targeting the random phosphodiester bond. Rather, they identify a sequence of nucleotides which is 4 to 6 nucleotide in length, and then these 4 to 6 nucleotide long sequence has a specific symmetry, और इस सिमेट्री को हम कहते हैं इंटरनल, इस सिमेट्री को हम कहते हैं टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, और शायद आपने इसका नाम सुना होगा पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सुना हुआ है पहले पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस का या टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री? Yes, sir. Okay, so this is the picture of one of the example that you start reading the nucleotide sequence from any of the direction, from similar chemical direction, that is 5 to 3. This is GATTC. उसके complementary strand के ऊपर 5 to 3 read करें तो the nucleotide sequence will be same. This kind of sequences are called as palindromic sequences, and these are the target sites for restriction endonucleases. If you can observe, there is a red dot on this A. That red dot indicates that there is methylation at this particular point, and a restriction endonuclease cannot target any random phosphodiester bond. These are the places where restriction endonuclease can target and cleave these bonds.
As a result, it is going to produce two unequal ends of the DNA. वो भी हम next slide में देखते हैं. So here you see, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, this phosphodiester bond is going to be hydrolyzed. This phosphodiester bond is going to be hydrolyzed. तो एक DNA fragment ऐसा होगा जिसका ये overhang होगा, और दूसरा DNA fragment इस साइड से होगा जिसका ये वाला पोर्शन जो है वो overhang होगा. And as a result, the two DNA molecules, two fragments of DNA molecules will have the staggered ends or will have the sticky ends. और अगर हम इसी किस्म के 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखें और इसको राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द सीक्वेंस जो है वो टारगेट कर दें, क्लीव कर दें, एज अ रिजल्ट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, दे विल हैव द इक्वल स्ट्रैंड एंड, दैट मीन्स द ब्लंट एंड्स, इनके ऊपर कोई ओवरहैंग नहीं होगा. There are some examples given here, like this GAATTC. This is a restriction site which is found which is targeted by enzyme EcoR1. EcoR1 is the restriction endonuclease. अब अगर restriction endonuclease की जो है nomenclature के हवाले से बात करें, प्रॉपर्टीज़ की तो मैंने बात कर दी. अब अगर nomenclature के हवाले से बात करें, EcoR1 is an enzyme which is isolated from E. coli, so that is the reason we call it as ECO, so from coli, or R1 stands for serotype R1. Then BAMH1, this is the restriction enzyme which is isolated from Bacillus aminoliquefaciens. HIN-D3 is an enzyme which is isolated from Haemophilus influenzae, and next example, Thermus aquaticus and SMA1. These are different restriction endonucleases isolated from different bacterial species. These are the recognition sequence of these enzymes, target sequence, और इनको हम restriction sites भी कहते हैं. और यहाँ पे जो next column है, यहाँ पे जो है वो cleavage site है. If you can see, this is the cleavage site, this is the cleavage site. Similar kind of the cleavage can be observed here. And except this particular restriction enzyme, all the other restriction enzymes are producing sticky ends, and this SMA1 is producing the blunt ends. These are very few examples. इनमें से अगर आप 2-3 examples को जहन में रखें और पेपर में लिख सकें, then it would be sufficient enough. उसमें एक एग्जांपल जो है वो ब्लंट एंड की हो सकती है, एक या दो एग्जांपल जो हैं वो स्टैगर्ड एंड के लिए हो सकती हैं. जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. सर ये ब्लंट एंड जो स्टिकी का एग्जांपल था. ब्लंट एंड जो है, आपको आइडिया है कि हमारे पास जो डीएनए है दैट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम क्लीव करें सेंटर में से बिल्कुल, तो हमारे पास 2 डीएनए के फ्रैगमेंट बनेंगे, और हर डीएनए फ्रैगमेंट का जो फर्दर उसके अंदर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, दे विल हैव इक्वल लेंथ. दीज आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स. जबकि स्टैगर्ड एंड्स ऐसे हैं कि जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उनमें हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड जो है लॉन्गर होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो शॉर्टर होगा. दैट मीन्स दिस इज अ ओवरहैंग और दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड fragment of 4 or 5 nucleotides. These are called as staggered or sticky ends. अभी आगे चल के और इसकी क्लैरिफिकेशन होगी. ठीक है. जी. Okay, then we proceed further with the second tool of this method, that is the vector. अब vectors, एक आपने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में, एफएससी में. एक वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम बात कीजिए, वेक्टर्स आर एनी लाइक मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन होस्ट अ डीएनए मॉलिक्यूल and they can transport that particular DNA molecule from one cell to the other cell. जो vectors हैं recombinant DNA technology के लिए, they are of 3 types: plasmid, bacterial plasmid obviously, then viruses, then cosmids. पहले दो जो हैं they are found in nature,
देन द कॉस्मेट्स, दीज आर हाइब्रिड्स ऑफ प्लाज्मिड एंड वायरस, आगे चल के बात करूँगा। और उसके बाद हमारे पास कुछ जो हैं वो मैकेनिकल मेथड्स हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक अ गन दैट वी यूज़ अ शॉर्ट गन टेक्निक फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ऑफ एंटरिंग और फोर्स्ड एंट्री ऑफ आवर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, इसकी भी हम अभी बात करते हैं। प्लाज्मिड मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्लाज्मिड्स आर नेचुरल, but now there are possibilities that we can design the plasmid and we can get them prepared artificially, जो कि हमें जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम डिज़ाइन करके तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कस्टमाइज्ड प्लाज्मिड्स और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स। उसकी रीज़न क्या होती है, क्यों हमें पेश आती है कि हम जाके आर्टिफिशियली इसको तैयार करवाएं, उसकी भी अभी हम बात करते हैं। Let's first talk some properties about plasmid. If you can see this picture of bacterial cell, this is the genomic DNA. This small size is the plasmid DNA. और plasmid DNA को अगर हम characteristic point of view से बात करें, this is small in size, self-replicating, double-stranded, circular, found in bacteria and contain certain genes, जिसमें से हमारे लिए सबसे important gene जो होगी इस particular method के हवाले से वो antibiotic resistant gene होगी, and then it carries the restriction sites, that means those sequences which can be targeted by restriction endonucleases। और बैक्टीरिया में अगर देखा जाए इन विट्रो इन प्लाज्मिड्स का क्या काम है, दे आर इन्वॉल्व इन गिविंग द रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। आपने सुना होगा कि अगर आप कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक ले विच इज़ स्ट्रॉन्गर वन, तो नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट कभी आपको अगर सेम बैक्टीरियल स्पीशीज़ या स्ट्रेन इफेक्ट करती है तो आपको जो है या तो कोई अल्टरनेटिव कोई दूसरी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है या फिर आपको जो है वो डोज हैवी करनी पड़ती है। The reason behind that is that the previously found bacterial population, because of the plasmid, it become resistant again against a specific antibiotic. Then look at this picture, जिसकी मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। This is the bacterial plasmid in detail. This blue colored segment refers one antibiotic gene. This yellow colored segment referred another antibiotic resistant gene, and this number 3 refers a sequence which is responsible for self replication of the plasmid. This is also a gene, अगर आप इस sequence को जो है plasmid से remove कर दें तो उसकी जो self replication ability है that is going to be lost. Then the second type of viruses, so second type of vector is the viruses. Viruses में simple सी बात है कि virus can enter into the host cell. It can go to lytic cycle, it can go to lysogenic cycle. इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए if we take a viral genome और उसमें अपना जो है gene of interest जो है वो insert कर दें and we let the virus to enter into the host cell, then we can simply say that this gene of interest is going to multiply number of times. There are so many viruses present in nature, but जो genetic engineering के लिए commonly used है, they are of two types, lambda virus and M13 virus. दोनों में difference ये है कि lambda virus is double stranded circular virus and M13 is single stranded circular virus, and further difference is about their shape, उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर एक और सिचुएशन ये बनती है कि समटाइम्स प्लाज्मिड जो है दैट फेल्स टू वर्क एज अ वेक्टर। Similarly, lambda virus fails to work as a plasmid. Then we have to come up with another idea in which we take a plasmid and we add co- the cohesive sites of these viral DNAs into this plasmid, and this becomes the site of insertion of the gene of interest. So these are called as cosmids. Cos from the cos sides of the viral genome, and mid comes from the plasmid. So these are artificially synthesized structures which have the properties of plasmid as well as they have the
site cohesive sites of the viruses, and they can be used in genetic engineering. फिर अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ है, आप अयूबिया गए हों, तो वहाँ पे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बैलून का बोर्ड लगा के बैठे होते हैं और आपके हाथ में गन पकड़ा देते हैं कि इन बैलून्स को शॉर्ट करें और बैलून्स आर गोइंग टू बी लाइक रप्चर्ड. सो इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी हैव डेवलप्ड सम गन्स जिसमें हम गोल्ड पार्टिकल्स को एज बुलेट्स यूज़ करते हैं. This is kind of shape of that tool. We can say this is the cell culture plate जिसमें हमारे बैक्टीरियल सेल्स मौजूद हैं या यूकेरियोटिक सेल्स मौजूद हैं. यहाँ पे हम गोल्ड पार्टिकल्स को रख के तो बम्बार्ड करते हैं इन सेल्स के ऊपर, और इन गोल्ड पार्टिकल्स को हमने जो है वो लेबल किया होता है, और या डीएनए जो है उसको इन गोल्ड पार्टिकल्स के साथ अटैच किया होता है. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स्ड एंट्री वी कॉल इट एज अ शॉर्ट गन मेथड that shoots the cells, and the bullets which enters into the cell, they carry the DNA of interest. So this is a brief introduction about the vectors which we normally use in the genetic engineering. If you have any question, then you can please ask. सर एक दफ़ा कॉस्मेट्स के बारे में बता दें. कॉस्मिड्स जो हैं ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप प्लाज्मिड और जो वायरल जीनोम के स्टिकी एंड्स होते हैं ना, उनको जो है वो मिक्स अप कर देते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने दो डिफरेंट कलर के ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर के जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दे बेसिकली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट साइट्स कमिंग फ्रॉम द लेम्डा वायरस और M13 वायरस. रेस्ट ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ द प्लाज्मिड स्ट्रक्चर. और ये इस सूरत में हमें चाहिए होता है इन केस अगर प्लाज्मिड इज नॉट सक्सीडिंग फॉर लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन, और the viruses they fail to produce the recombinant DNA in multiple copies. अभी हमने सिर्फ वेक्टर्स की बात की, अभी प्रोसेस की बात आगे चल के करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू. ओके, हमने जब प्लाज्मिड की बात करनी है थोड़ी सी डिटेल में करेंगे, बिकॉज प्लाज्मिड को ही लेके हमने रिकॉम्बिनेंट मेथड की बात करनी है. टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बहुत ब्रीफली बात करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि हर प्लाज्मिड को हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अगर आपको याद है, आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है कॉन्जुगेशन का, जिसमें देयर इज़ अ प्लस बैक्टीरिया, देयर इज़ अ माइनस बैक्टीरिया, that the conjugation tube originates from plus bacteria and it fuses to the minus bacteria. This ability के कौन सा जो है वो प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, this comes from the presence of a plasmid which is called as F plasmid. F stands for fertility. So जिन जिन बैक्टीरिया में F plasmid होगा, they will have the ability to start producing the conjugation tube. R plasmid जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, these are those plasmids which give the antibiotic resistance to the bacterial cell. That means they carry antibiotic resistance inducing gene on the plasmid themselves. और हमारा जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है या प्लाज्मिड है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, वो आर प्लाज्मिड ही यूज़ होते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है वी प्लाज्मिड या विरुलेंस प्लाज्मिड. विरियलेंस प्लाज्मिड के में बात ये है कि अगर आप इकोलाई की बात करें, इकोलाई इज़ नॉट पैथोजेनिक, it is not going to probably give you any kind of infection. At the same time, there is another plasmid, another bacteria of E. coli जिसकी strain different है, but it has a specific plasmid which is called as V plasmid. This E. coli will be pathogenic. The other E. coli will not be pathogenic. This E. coli is pathogenic because of this V plasmid. So there are some plasmids which carry certain genes which make the bacterial cell, which is a host of this plasmid, as the virulent plasmid. फॉर एग्जांपल साल्मोनेला की एग्जांपल ले लीजिए, या डायरिया और वॉमिटिंग की जो कंडीशंस हैं, इन सर्टेन केसेस जो है सम पीपल दे सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड vomiting, whereas some other don't suffer. The reason behind that is the virulence plasmid present in the bacterial
in the bacterial cell. Then comes the degradative plasmid. As the name indicates, degradation of what? आपने सुना होगा या पढ़ा होगा बायोरेमिडिएशन का। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक शिप जा रहा है समुंदर में, शिप इज संक और उसमें जो ऑयल था वो समुंदर में फैल गया है। नाउ हाउ टू क्लीन दैट ऑयल, तो उसमें हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ टेक्निकली और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप सारे ऑयल को समुंदर के पानी में से सेपरेट करें फिल्टर के थ्रू। You simply release the bacteria which carry a plasmid. This plasmid carries a gene, and those genes make up those enzymes which can target the hydrocarbons or the bonds of the hydrocarbons. Because पेट्रोलियम मसनूआत जो होती हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और अगर आप उनकी जो बॉन्डिंग पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम रिलीज कर दे, then ultimately the end product is going to be carbon and hydrogen, which can be part of the sea water. So similarly there can be other chemicals which can be like detoxified by using these degradative plasmids. And last but not the least, coal plasmid. कोल प्लाज्मिड उन प्लाज्मिड्स को कहते हैं which produces some toxin जिनको हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं, that is because of the protein कोलिसिन। अब एक प्लाज्मिड है, उस पर जीन है, वो जीन एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं। और अगर बैक्टीरियोसिन नहीं कहना चाहते तो उस जीन के नाम के रेफरेंस से उसको हम कोलिसिन कहते हैं। And these plasmids have the ability to kill other bacteria. So that is the reason जैसे हम toxin का word use करते हैं, because coal plasmid has the ability to kill other bacteria, so we have this bacteriocin name for this particular purpose. These are some of the properties which are because of presence of certain genes on the plasmid. हम ये तो जरूर कहते हैं there are present certain genes, but you cannot say all the genes are present on a single plasmid. But you can say this कि एक बैक्टीरिया है which has a plasmid which is F plasmid. It has the ability to produce a conjugation tube. इसके पास सेल में एक और plasmid है which is R plasmid. So it introduces the resistance against the antibiotics, and at the same time it has a V plasmid, so it is a pathogenic. एक बैक्टीरियल सेल में एक से ज़्यादा और एक टाइप से ज़्यादा टाइप के जो हैं वो प्लाज्मिड्स मौजूद हो सकते हैं। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? सर जो इंसुलिन जीन होती है, आपने मतलब कहा कि उसके अभी उस पे ऊपर। आ गया हूँ, अभी उस पे आ गया हूँ। नाउ दिस स्लाइड इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, ओके सर। ओके, सो लेट्स टॉक एक्सक्यूज मी अबाउट। सर। जी, सर एक जो प्लाज्मिड होगा, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास आर प्लाज्मिड है, तो ये नहीं हो सकता कि वही प्लाज्मिड हमारे पास वी प्लाज्मिड भी हो, या इनकी जीन्स अलग-अलग प्लाज्मिड पे लोकेटेड होंगे? टेक्निकली जो है स्मॉल इन साइज, प्लाज्मिड्स आर स्मॉल इन साइज, सो दे हैव वेरी फ्यू जीन्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, अगर आप दो प्लाज्मिड्स को कंबाइन करके एक लार्जर प्लाज्मिड बनाना चाहें देन यू कैन डू इट। और फिर अगली बात वही आ जाती है, अगर आप चाहें कि आपने जो है एक प्लाज्मिड जो है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना है जिसमें एफ प्लाज्मिड का जीन भी हो, आर प्लाज्मिड का जीन भी हो, विरलेंस प्लाज्मिड का जीन भी हो, then yes, you can order a sequence of the plasmid which you can get by yourself from commercial sources. So there is possibility if you fuse two plasmids, or you get them prepared artificially. एक लास्ट बात यहाँ टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में मैं स्किप कर गया हूँ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स के हवाले से। उसकी इंफॉर्मेशन शायद मैंने इसमें नहीं डाली। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है PBr322 है गालिबन नंबर। ठीक है, दिस इज P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवार, R फॉर रोड्रिगस। ये बोलीवार एंड रोड्रिगस आर द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये प्लाज्मिड यूज किया था, और 322 इज अ कैटलॉग नंबर। PBr322 इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। जैसे मैंने अभी बात की है ना, आपने दो तीन डिफरेंट डिज़ाइन देखे प्लाज्मिड के, और एक नया प्लाज्मिड डिज़ाइन करके कमर्शियल सोर्सेज को डिज़ाइन करवाया और बनवा लिया,
देन यू कैन नेम दैट प्लाज्मिड, पी स्टैंड फॉर पी, अपने नाम के इनिशियल्स डालें और आगे जो भी कैटलॉग नंबर इस वक्त चल रहा है उससे नेक्स्ट कैटलॉग नंबर उसको आप एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, PBr322 इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ नेचुरल प्लाज्मिड। और नेचुरल प्लाज्मिड में और PBr322 में फ़र्क क्या है कि नेचुरल प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, बोलीवार और रोड्रिगस ने इसमें एक एडिशनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस करके एक नया जो है वो प्लाज्मिड डिज़ाइन कर लिया था। सो जब आपने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाने हैं आप सिर्फ और सिर्फ जो है जीन्स ही ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें अपनी मर्जी की रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सो this is the experimental layout what we can do. So there are three test tubes which are shown here, number 1, number 2, number 3. Tube number 1 will have the DNA which contains your gene of interest. Let's say insulin gene है, let's say हम यहाँ पे जो है ना ह्यूमन जीनोम लेके इसमें डाली हुई है, and then we add up the restriction endonuclease over here. हम एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 की, बिकॉज वी जस्ट स्टडीड कि वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट को टारगेट करता है। ठीक हो गया। अब ट्यूब नंबर 2 में हमारे पास ये वाला बैक्टीरियल प्लाज्मिड मौजूद है which we will use as a vector, and again we have the same restriction endonuclease which is added in this tube. So होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे डीएनए के, और हर डीएनए फ्रेगमेंट का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा विच इज़ शोन ओवर हियर। और इसी तरह से जब बैक्टीरियल प्लाज्मिड को आपने ट्रीट किया है, दिस इज द बैक्टीरियल प्लाज्मिड, इसको आपने EcoR1 से ट्रीट किया है, it is now opened DNA molecule with these nucleotide sequence at its end, and once this like restriction digestion is done, then we are going to mix the contents of tube number 1 and contents of tube number 2 in another tube number 3, and we add an enzyme which is called as ligase, so that the two different sources two different types of DNA, they can come together and they can ligate to make a hybrid or a recombinant DNA molecule. This picture जो मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए बनाई है, that shows ये एक complete long DNA fragment था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये टारगेट साइट पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुई, आपके पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया दैट कोड्स फॉर इंसुलिन। अब आपने इस इंसुलिन जीन को जो है यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करके यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया। सो यू गॉट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक बात क्लियर है तो मुझे बताइए, देन आई सर विल ये प्रोसीड दोबारा एक्सप्लेन फर्दर। करते हैं। देखिए डीएनए है आपके पास, लेट्स सपोज अ लॉन्गर मॉलिक्यूल, आपने उसकी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की और एक लॉन्गर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसीज में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब इन छोटे छोटे पीसीज में से एक पीस ऐसा है दैट कोड्स फॉर इंसुलिन जीन। ठीक हो गया। हमने ट्यूब 1 के कंटेंट्स को ट्यूब 3 में डाला, ट्यूब नंबर 2 में हमारे पास था प्लाज्मिड, इसको हमने ओपन किया एंड इस ओपन प्लाज्मिड को भी ट्यूब नंबर 3 में डाल दिया, और उसके बाद लाइगेशन के लिए लाइगेज एंजाइम डाल दिया, एंड देन वी गेट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज बेसिकली द जीन विच विल कोड फॉर इंसुलिन प्रोटीन। अब आगे चल के हम इसको इसके एक्सप्रेशन के हवाले से बात करते हैं। पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए हाउ वी क्रिएटेड द फ्रेगमेंट्स and how we mixed these two fragments so that we get a recombinant plasmid. सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंसुलिन की जीन के अलावा कोई और जीन मतलब उसमें वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट कर दे और वो लाइगेज से वो जुड़ जाए। और भी तो जीन हो सकते हैं ना। नहीं वो अब पॉइंट ये है कि हमने जब ह्यूमन जीनोम का डिज़ाइन देखा ना, हमने टारगेट किया कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंसुलिन जीन और एंडिंग पॉइंट ऑफ इंसुलिन जीन हमने उसको इंटेक्ट किया है। उसके बाद अगर उसके अलावा डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, किसी में पार्शियल जीन हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट हो सकता है, कोई और जीन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता। अब हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर कि हमारे पास जो बैक्टीरिया पॉपुलेशन हो वो सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूस करे, उसकी बात मैं अगली स्लाइड पे करूँगा। यहाँ तक रिकॉम्बिनेशन के हवाले से भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ऐसे होता है जैसे आप कह रही है ना, दिस इज पॉसिबल कि आपके पास जो है डीएनए फ्रैगमेंट है, आपने उसको रिकम्बाइन किया तो सिर्फ एक किस्म के रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनते, मल्टीपल टाइप के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट किसी स्टेज पे जाके हम उनको जो है वो सेपरेट करते हैं। ओके जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये मैं मेरा ख्याल है कि हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज की। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बन गया। सो व्हाट इज नेक्स्ट? हमारा पर्पस क्या है? बेसिकली हमारा पर्पस है कि इंसुलिन जीन को हमने प्रोड्यूस करवाना है इन बल्क क्वांटिटी, ताकि हम उसको प्योरीफाई करके एज अ ड्रग इस्तेमाल कर सकें। सो फॉर दैट पर्पस ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज़ टू गो इन एन एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम नेचर में अगर देखा जाए सबसे चीपेस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम बैक्टीरियल सेल है, जिसको हम कल्चर कर सकते हैं और हर 20 मिनट्स के बाद मिनिमल मीडियम के ऊपर bacterial population is going to grow. So we have recombinant DNA plus bacteria. The plasmid enters into the bacterial cell. Within the bacterial cell, plasmid replicates. After 20 minutes, this bacterial cell divides, and we get the double copies of plasmid, double copies of bacterial cell, and then we see that the more time you give, the more copies of this particular recombinant DNA you have.